नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध कथाकार आभा श्रीवास्तव जी की कहानी दिसंबर संजोग। तो आइए सुनते हैं कहानी। उस दिन दफ्तर में काम ज़्यादा था, काफ़ी देर हो चुकी थी। वापस लौटते समय अंधेरा होने लगा था। मैं हड़बड़ी में थी कि लास्ट लोकल मिल जाए तो मैं अपने घर समय से पहुंच जाऊं। इधर कई दिनों से मैं देख रही थी कि यशवी रोज ही मेरी प्रतीक्षा करती है। शायद उसे मेरे साथ ही जाना अच्छा लगता होगा। वो एक अजनबी लड़की थी जो कुछ ही दिनों में बेहद अपनी सी लगने लगी थी। जान पहचान मात्र कुछ ही दिनों की थी, किंतु कब और कैसे इतने कम दिनों में वो मेरे निकट आ गई थी पता नहीं चला। आज तो काफ़ी देर हो चुकी थी, शायद यशवी ना मिले। फिर बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। लेकिन स्टेशन पहुंचकर मैंने देखा कि यशवी उसी परिचित मुस्कुराहट के साथ मेरी प्रतीक्षा में स्टेशन की सीमेंट वाली बेंच पर बैठी थी। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हुई। हम बिना कुछ बोले ट्रेन में बैठ गए। मुझे वाशी उतरना था और यशवी को उसके आगे। कहाँ नहीं पता। तुम्हारा स्टेशन कौन सा है? कभी बताया नहीं तुमने? मैंने आज पूछ ही लिया। मुझे मानसरोवर तक जाना रहता है, यशवी आहिस्ता से बोली। तुम जॉब करती हो या अभी स्टूडेंट हो? मैंने बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए। सब कुछ एक बार में ही जान लोगी क्या? वह हल्के से हंसी। मैं चुप हो गई। उसे लगा मुझे कुछ बुरा लगा है। मैं पढ़ती हूँ अभी, उसने बताया। फिर मैंने कुछ भी नहीं पूछा। धीरे धीरे ही जान पहचान बढ़ेगी, ऐसा मैंने सोचा। मैं शुरू से देख रही थी कि यशवी के हाथ में एक उपन्यास रहता था जिस पर हमेशा कवर चढ़ा रहता था। कभी उसे पढ़ते हुए नहीं देखती थी, बस सीने से चिपकाए रहती थी। उपन्यास के साथ एक बांसुरी भी उसकी मुट्ठी में दबी रहती थी। हालांकि उसके कंधे पर एक बैग भी टंगा रहता था और मैं अक्सर सोचती कि यशवी उस उपन्यास और बांसुरी को अपने बैग में क्यों नहीं रख लेती। फिर मुंबई में इन दिनों मानसून भी आ चुका था। मुझे डर था कि उसका उपन्यास कहीं भीग कर खराब न हो जाए, लेकिन मैंने अपने भाव कभी प्रकट नहीं किए उसके सामने। वैसे तो मुंबई लोकल हमेशा ही खचाखच भरी रहती है, लेकिन आज शायद काफ़ी देर हो गई थी और संभवतः ये उस रूट की लास्ट लोकल थी। फिलहाल आज जाने क्यों पूरी ट्रेन लगभग खाली ही थी। कम से कम मैं और यशवी जहां बैठे थे वहां से काफ़ी आगे तक कोई पैसेंजर नहीं दिख रहा था। मैंने यशवी से बात करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी स्वयं से पहल नहीं करती थी। तुम बांसुरी बजा लेती हो? हाँ, कभी किसी से सीखी थी थोड़ी बहुत। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मुझे कुछ ऐसा लगा वो अपने में ही गुम रहने वाली लड़की थी, बेहद शांत अंतर्मुखी। रोज मेरी राह देखती थी, किंतु मुझसे बोलती बहुत कम थी। पता नहीं ऐसा क्यों। कुछ सुनाओगी? मैंने उसे पुनः कुरेदा। शायद उसके मन की कोई गुत्थी खुल जाए। यशवी होठों में ही कुछ बुदबुदाई जो मैं नहीं समझ सकी, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर बांसुरी अपने अधरों से लगा ली। उसने एक बड़ी ही मोहक धुन बजानी आरंभ की। ओह, कैसी मर्म स्पर्शी मधुर धुन थी ये। लगता था कि कोई बिछड़ा प्रेमी अपने प्रियतम को बड़ी शिद्दत के साथ पुकार रहा हो, याद कर रहा हो। मैं आंखें मूंदकर उस धुन में खो गई थी कि सहसा यशवी ने बांसुरी रोक दी। मेरा स्टेशन आ गया था। यशवी से विदा लेकर मैं उतर गई। कुछ दूर जाकर मैंने पलटकर देखा। यशवी ट्रेन की खिड़की से मुझे जाते हुए देख रही थी। एक मोह की डोर पता नहीं क्यों मुझे यशवी तक खींचे लिए जा रही थी। फिर एक दिन मैं दफ्तर नहीं गई, 2 दिन छुट्टी पर रही। घर में कुछ मेहमान आ गए थे, उन्हीं में व्यस्त रही। तीसरे दिन जब पुनः ऑफिस से लौटी तो यशवी मेरी प्रतीक्षा में थी। 2 दिन से आई नहीं? हाँ, छुट्टी पर थी, घर में कुछ मेहमान आ गए थे। अच्छा, वह मुस्कुराई। जब वह मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था कि उसकी आंखें भी साथ ही साथ मुस्कुराती हैं।
कुछ ना बोलकर भी उसकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बोल देती थी। मैंने देखा आज उसकी किताब पर कोई कवर नहीं था। मैंने शीर्षक पढ़ा, गुनाहों का देवता। ओह, ये उपन्यास तो मेरे रोम रोम में बसा है। प्रणय की अधूरी दास्तान समेटे हुए ये उपन्यास क्या यशवी को भी उतना ही प्रिय है जितना कि मुझे? मैं पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश एक बार फिर चुप रह गई। एक दिन दफ्तर से मेरी छुट्टी जल्दी हो गई तो यशवी से मिलना नहीं हो सका। अगली शाम उसने पूछा, कल कहाँ रह गई थी? कल दफ्तर में काम अधिक नहीं था, सो जल्दी वापस चली गई थी। अच्छा अच्छा। वह हंसी। पता है, कल तुमको किसी से मिलवाना चाह रही थी। किससे? मैंने पूछा। वही जिससे मेरा ब्याह होने वाला है। वह फिर से हंसी और उसके गालों में पड़ने वाले गड्ढों पर मैं मुग्ध हो गई। जानती हो, मेरा ब्याह चंदर से होने वाला है। उसी ने मुझे ये उपन्यास गिफ्ट किया है। और हाँ, वो बांसुरी भी बहुत अच्छी बजा लेता है। ये उसी की तो बांसुरी है, मैंने छीन ली थी उससे। वह शैतानी से मुस्कुराई। वैसे तो मेरा नाम यशवी है, लेकिन चंदर मुझे सुधा कहकर ही पुकारता है। उपन्यास में तो चंदर और सुधा नहीं मिल सके, लेकिन हम लोग जरूर एक होंगे, ऐसा चंदर ही कहता है हमेशा। बेहद कम बोलने वाली यशवी आज काफी मुखर थी। मैं सोच रही थी कि जीवन में शायद एक और प्रिय सखी मुझे मिल रही है। वो दिसंबर की एक गहराती सांझ थी। मुंबई का मौसम भी उन दिनों कुछ ठंडा ही रहता है। हमेशा की तरह लोकल में हम दोनों साथ ही बैठे थे। यशवी, तुमने मुझे आज तक अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया। कभी मिलना अगर ना हो सके तो फ़ोन पर ही बात करें हम लोग, मैंने कहा उससे। मैं मोबाइल नहीं रखती साथ में, बहुत डिस्टर्ब करता है। जब यशवी ने बताया तो मैंने ध्यान दिया कि इतने दिनों की मुलाकातों में मैंने कभी भी उसके हाथ में मोबाइल नहीं देखा था। तुम क्या फेसबुक में हो यशवी? अगर मैं तुमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं तो एक्सेप्ट कर लोगी ना? मैंने बड़ी आशा से उसे देखा। नहीं, मैं सोशल मीडिया से भी दूर ही रहती हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ, आज के भागते दौड़ते जीवन में ये कैसी लड़की है जो ना मोबाइल रखती है, ना फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ी है। तभी यशवी ने मुझे अपने घर का पता दिया और अपने घर आने का आमंत्रण भी दिया। मैंने अपने मोबाइल में उसके घर का पता सेव कर लिया। कभी फुर्सत निकाल कर जरूर आऊँगी। जब वह ट्रेन से उतर रही थी तब मैंने चलते चलते उससे कहा। उसके चले जाने के बाद मैंने देखा उसकी सीट पर उपन्यास और बांसुरी दोनों ही छूट गए थे, या शायद वह उन्हें साथ ले जाना ही भूल गई थी। मैंने उन्हें संभाल कर अपने बैग में रख लिया। फिर कई दिन बीत गए, लेकिन यशवी नहीं दिखी। मैं दफ्तर से लौटते समय रोज ही उसे खोजती। उसका पता मुझे रट गया था। उसे याद करते हुए मैंने सोचा उसके घर हो आऊं। क्या पता क्यों नहीं आ रही। जिस पल मैंने यशवी के घर का द्वार खटखटाया, मुझे कुछ अजीब सी गंध महसूस हुई। मैंने ध्यान नहीं दिया। अपने बैग में यशवी का सामान टटोला और दोबारा से द्वार खटखटा दिया। दरवाज़ा एक युवती ने खोला और न जाने क्यों उसने मुझसे बिना कुछ पूछे अंदर आने दिया। आइए, अंदर आ जाइए। मैं हैरान थी। ऐसा क्या था मुझ में जो मुझ अपरिचिता को भीतर बुला लिया उसने। इतने में भीतर से एक सुदर्शन युवक आ गया। आपको ही बेबी की देखभाल के लिए भेजा गया है? उसकी आंखों में सवाल थे। नहीं नहीं, मैं तो यशवी का कुछ सामान। मैं हड़बड़ा गई थी। आप यशवी की कौन हैं? वह युवक मुझसे पूछ बैठा। अनायास ही मैं कुछ सावधान हो गई। कहीं मैं गलत घर में तो नहीं चली आई? मुझे संशय हुआ। आप क्या चंदर हैं? मैंने पूछा। हाँ, मैं चंदर ही हूँ, चंद्र प्रकाश। मैं यशवी की सखी हूँ। उसका कुछ सामान देने आई हूँ। मेरे पास छूट गया था। पता नहीं चंदर ने मेरी बात सुनी भी या नहीं। वो मुझे कुछ खोया खोया सा लगा। आधी बात सुनी या पूरी, पता नहीं। इतने में चाय आ गई थी। प्लीज़ चाय लीजिए।
हाँ, आप कुछ कह रही थी। चंदर मानो पुनः दूसरी दुनिया से इस दुनिया में वापस लौट आया था, ऐसा मुझे लगा। कुछ बताएंगे यशवी के बारे में मुझे? मैंने सोचा यशवी घर में होती तो फौरन आती, लेकिन हो सकता है कहीं गई हो। जी में आया तब तक यशवी के बारे में चंदर से ही कुछ जान लूं। यशवी का नाम सुनकर चंदर कुछ उदास हो आया था। आप उसकी मित्र हैं ना, उसके बारे में जानने का पूरा हक है आपको। फिर यशवी की बात करना तो मुझे अच्छा भी लगता है। चंदर धीरे धीरे बताने लगा। मैं सुन रही थी। सन 2014 की बात है। उन दिनों मैं डॉक्टर शुक्ला के निर्देशन में शोध कर रहा था। उन्हीं दिनों यशवी से मिलना हुआ था। यशवी डॉक्टर शुक्ला की बेटी थी, बेहद भोली और मासूम। वो तब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। न जाने कब और कैसे हम एक दूसरे के निकट आते चले गए। गुनाहों का देवता उसका प्रिय उपन्यास था और संभवतः वह मेरे नाम से ही मेरी तरफ आकृष्ट होती चली गई थी। मैं तब यदा कदा बांसुरी बजाता था, शायद अच्छा ही बजाता था। मेरी बांसुरी पर 100 जान से फिदा थी वो। अक्सर बांसुरी की धुन सुनने की फरमाइश किया करती थी मुझसे। कई बार बांसुरी सीखने की असफल कोशिश भी करती थी। जब मेरी तरह नहीं बजा पाती तो चिढ़कर मेरे हाथ से बांसुरी छीन लेती थी। कितना बचपना था उसमें। हमारे रिश्ते को परिवारों की स्वीकृति भी मिल चुकी थी। यशवी मुझसे कहा करती थी कि ब्याह के बाद मैं उसे सुधा के नाम से पुकारूंगा। हम बहुत ही खुश थे अपने इस रिश्ते में। एक सुखद भविष्य के सुंदर सपने संजोते हुए हमारे दिन रात बीत रहे थे। इसी बीच यूनिवर्सिटी का एक बदनाम लड़का यशवी के पीछे पड़ गया। आते जाते रास्ते में वो उसे परेशान करने लगा, कभी क्लास में, कभी कैंटीन में। अक्सर जहाँ भी यशवी रहती वह हर जगह पहुँच जाता। यशवी बहुत डर गई थी। घर पर इस बात का जिक्र करने से पहले उसने उस गुंडे जेके के बारे में मुझे बताया। जेके के बारे में सुनकर मुझे भी शौक सा लगा। उसकी बदनामी के चर्चे तो पूरे शहर में थे। चंदर, क्या हम जल्दी ब्याह नहीं कर सकते? पागल हुई हो क्या? अभी मेरा रिसर्च पूरा होने में समय है। उससे पहले हम कैसे ब्याह कर सकते हैं? मैंने उसे प्यार से झिड़का। तुम रिजर्व रहो, जेके तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैंने उससे कह तो दिया, किंतु कहीं ना कहीं मैं भी अंदर से डरा हुआ था। यशवी ऊपर से शांत दिख रही थी, किंतु जेके का आतंक उसे खाए जा रहा था। उसे लग रहा था कि एक बार यदि उसका मुझसे ब्याह हो गया तब जेके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मेरे लिए वो अपनी पढ़ाई छोड़ देने के लिए भी तैयार थी। फिर एक दिन यूनिवर्सिटी से लौटते हुए जेके ने स्कूटी सवार यशवी का दुपट्टा खींच लिया। संतुलन बिगड़ जाने के कारण वो स्कूटी से सड़क पर गिर पड़ी। ज़्यादा घायल तो नहीं हुई, लेकिन हाथ पैरों में खरोंचें और हल्की चोटें लगी थी उसे। जेके तो मौके पर भाग निकला। यशवी को कुछ लोगों ने घर पहुंचा दिया। तब रोती हुई यशवी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। फिर कुछ दिन वो यूनिवर्सिटी नहीं गई। चंदर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें बिना पूछे वह कहता जा रहा था। मैं उसे देखने, उससे मिलने उसके घर गया। वह रो रो कर आंटी से कह रही थी कि उसका ब्याह जल्दी कर दो, उसे आगे नहीं पढ़ना है। पागल लड़की, ऐसा कहीं होता है? आंटी उसे समझा रही थी। अभी ब्याह कैसे हो सकता है? दिन भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। भला श्राद्धों में कोई ब्याह करता है? नहीं माँ, वो लड़का मुझे मार डालेगा। देखो देखो, वो मुझे क्लास से ही किडनैप कर लेगा। वो मुझे सड़क पर घसीट रहा है। माँ, मुझे बचा लो, कोई तो बचा लो। यशवी हिस्टेरिकल थी, चीख रही थी। एक नन्ही बच्ची की तरह आंटी से चिपक गई थी वो। मैं भी वहीं था। तुम्हें कुछ नहीं होगा यशवी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने भी उसे आश्वस्त किया। जैसे तैसे यशवी संतुलित हुई। यूनिवर्सिटी जाना फिर से शुरू किया उसने। यहाँ पर हम गलत हो गए। हमें लगा था कि यूनिवर्सिटी जाकर सहेलियों से मिलेगी तो उसका मन बदलेगा,
लेकिन नहीं, एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी गई, लौटते समय जेके ने शायद एक बार फिर अपने सस्ते प्रेम प्रस्ताव को यशवी के सामने रखा होगा या भद्दे कमेंट्स किए होंगे, नहीं पता। फिलहाल उस शाम यूनिवर्सिटी से लौटते समय जेके ने यशवी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। उफ, गुड़िया सी यशवी का पूरा चेहरा और शरीर का काफ़ी हिस्सा झुलस गया। चंदर का गला भर आया था। चंदर मानो स्वयं से ही बात करता जा रहा था। साल भर उसका इलाज चला। सन 2015 तेजी से बीत रहा था। यशवी के घाव भर रहे थे, लेकिन अब वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी, सिवाय अपने घर वालों के, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। उसे पता था जो नष्ट हो चुका है वो वापस स्वाभाविक रूप में नहीं लाया जा सकता। मैंने कई बार उससे मिलने की कोशिश करी। मैं बताना चाहता था उसे कि मैं आज भी उसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। मैंने उसे अपनी आत्मा की गहराइयों से प्यार किया था। क्या हुआ जो उसका चेहरा झुलस गया? किंतु यशवी बाहरी दुनिया से कटने लगी थी। उसने स्वयं को घर के एक कमरे में बंद कर लिया था। केवल आंटी ही वहां जा सकती थी। मैं उससे मिलने रोज ही जाता, किंतु बाहर से ही वापस लौट आता। ये सिलसिला कई महीने तक चलता रहा, लेकिन यशवी के शरीर और मन दोनों की ही स्थिति बेहद निराशाजनक थी। मुझे याद है वो 15 दिसंबर की शाम थी। उस रोज बड़ी कोशिश करके मैंने उसे दरवाजे की झिर्री से देख लिया था। शायद यशवी ने भी मुझे देख ही लिया था, क्योंकि उसकी आंखों के आंसू न बाहर निकल सके न भीतर जा पाए थे। उसके हाथों में मेरी ही बांसुरी थी, जिसे बजाने की वह असफल कोशिश कर रही थी। मेरी आंखों में बसा ठहरा हुआ डर शायद उसने पहचान लिया था। वो शाम उसके जीवन की आखिरी शाम थी। उसी रात वो अपने फ्लैट की 5वीं मंजिल से नीचे कूद गई। सब कुछ समाप्त हो गया। चंदर की सिसकियां उस सन्नाटे कमरे में गूंज रही थीं। मुझे चक्कर सा आ गया। स्वयं को संतुलित करते हुए मैंने पानी पिया और कुर्सी का हत्था कसकर थाम लिया। इतने में ही दोनों कमरों के बीच का पर्दा हवा से हिला और मुझे यशवी की तस्वीर दिख गई, जिस पर चंदन की माला चढ़ी हुई थी। एक दिया जल रहा था और लोबान की धूप की महक वातावरण में फैल रही थी। क्या बस ये लोबान की ही महक थी या कोई और पारलौकिक गंध जो यहाँ आते समय मैंने महसूस की थी? मेरे गले में कुछ अटक सा गया था। चंदर ने स्वयं को संतुलित कर लिया था। किसी के चले जाने से जीवन नहीं रुक जाता। मैं भी कब तक शोक मनाता। घर वालों का दबाव था। अगले साल मैंने भी ब्याह कर लिया। संयोग से मेरे ब्याह की तारीख भी 15 दिसंबर ही थी। चंदर की आवाज़ डूब गई थी। आज भी यशवी बेहद याद आती है। चंदर मानो स्वयं से ही बोल रहा था। मैंने दीवार के कैलेंडर में तारीख देखी। आज 15 दिसंबर थी। मैं कांप गई। इस ठंड में भी मेरी हथेलियां पसीने से तर हो चुकी थीं। वो मुझे पिछले महीने कई बार मिली थी, सहसा ही मैंने बताया। अब चकराने की बारी चंदर की थी। कुछ सामान आपको देने के लिए। मैंने बैग से बांसुरी और उपन्यास निकालकर टेबल पर रख दिया। कमरे में न जाने कैसी मादक मदिर सी खुशबू फैल गई। कुछ अनजानी, कुछ पहचानी। ये इहलोक की तो नहीं थी। पता नहीं, यशवी के पास से अक्सर ऐसी खुशबू आती थी। चंदर बावलों की तरह यशवी की निशानियों को चूम रहा था। पता नहीं प्यार की ये कैसी अनसुलझी पहेली थी। स्वयं को संभालने के लिए मैं चुपचाप वहां से चल पड़ी। बाहर सन्नाटा पसरा था, मानो मौन के साए में सब कुछ डूब गया हो। हवा बिल्कुल शांत थी, शायद इसलिए कि मैं यशवी को याद कर सकूं। मेरा गला सूख गया था। मैं चल रही थी, चलती ही जा रही थी। घर लौटते लौटते काफ़ी थकान हो गई थी। मुझे लगा कि मैं पैदल ही एक लंबी यात्रा करके वापस लौटी हूँ। बिस्तर पर लुढ़कते ही सो गई थी मैं।
भोर का धुंधलका ही था जब अनायास ही मोबाइल की घंटी बजी। मैं चौंक कर उठी। कोई अनजाना सा नंबर था। हेलो, नमस्कार, मैं चंदर बोल रहा हूँ। आप कल मेरे घर आई थी। मेरी नींद उड़ गई थी। जी बताइए, आपने जो उपन्यास और बांसुरी मुझे दिए थे, क्या वापस ले गई आप? बहुत ढूंढा, नहीं मिले। चंदर के स्वर में घबराहट मिश्रित वेदना थी। नहीं तो मैंने तो वहीं आपके सामने टेबल पर रख दिए थे। प्लीज ढूंढिए, वहीं मिल जाएंगे। मैंने फोन रख दिया। मेरी नींद जा चुकी थी। मैं बिस्तर से उठी। प्रातः के 5 बज रहे थे। शरीर में अभी भी आलस्य शेष था कि अनायास ही मेरे कमरे में वही परिचित कस्तूरी सुगंध महक गई जो पिछले दिनों कई बार मैंने महसूस करी थी। मैं चौंक गई। पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई। कहीं कोई भी नहीं था। सहसा मैंने अपनी स्टडी टेबल पर देखा और मेरा जी धक से रह गया। उपन्यास और बांसुरी दोनों वहां रखे थे। मैंने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ। क्या वे सच में थे या मात्र मेरा भ्रम था? हाँ, वे सच में वहां थे। एक पत्र भी वहां रखा था। प्रभु का नाम लेकर मैंने उसे खोला। मोती जैसे अक्षर बिखरे थे। आदरणीय, मैं बहुत दिनों से दो जहां के बीच भटक रही थी, इस दुनिया की अमानत किसी योग्य पात्र को सौंपने के लिए। ईश्वर की कृपा से आप मुझे मिली। मैं इन्हें चंदर तक भी पहुंचा सकती थी, लेकिन चंदर अब मेरा नहीं रहा। ये उपन्यास और बांसुरी हमारे प्यार की निशानी है। आपसे विनती है कि प्लीज इनका विसर्जन कर दें। तभी चंदर मुझे भूल सकेगा, मेरी यादों से छुटकारा पा सकेगा और मैं भी आपकी दुनिया से मुक्त होकर दूसरी दुनिया में जा सकूंगी। थरथरा उठी थी मैं। मेरे पैर ठक ठक कांप रहे थे। कुछ दिनों बाद ही बाण गंगा सरोवर में जाकर मैंने उसकी अमानत विसर्जित कर दी। आज कई दिन बीत गए हैं। जब भी लोकल में सफर करती हूँ, सहमी सशंकित सी यशवी को ढूंढा करती हूँ। न जाने फिर कब टकरा जाए मुझसे चंदर की किसी अन्य अमानत को वापस लौटा देने के लिए। अभी आप जिस कहानी को सुन रहे थे वो एक सच्ची घटना है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।